ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, बॉडी के लिए कितने न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ती है, पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, फटाफट पहले रिवीजन करो। न्यूट्रिशंस, एक मिनट, पेन थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। कितने न्यूट्रिशंस होते हैं? लगभग 7। कौन कौन से न्यूट्रिशंस यानी पोषक तत्व? किसके किसके बारे में बताया था? सबसे पहले हमें चाहिए रहता है कार्बोहाइड्रेट्स यानी शर्करा। फिर ची का दूसरा फॉर्म होता है फैट। फैट के बाद प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बाद विटामिन्स। विटामिन्स के बाद पानी, वाटर, है ना, वाटर। वाटर के बाद कुछ मिनरल्स, है ना, मिनरल्स और रुच्छास यानी रोजेस। ये 7 चीजें के बारे में हमको पढ़ना है। और जिसमें से हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया था। कार्बोहाइड्रेट, शर्करा कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है? जितनी भी मीठी चीजें होती हैं वहां से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, रोटी कार्बोहाइड्रेट मिलेगा उसमें से, चावल कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, चीनी कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं? मेनली 3, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का एग्जांपल ग्लूकोज, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी अगर सबसे तोड़ने में किसी को आसानी होगी तो किसको हम तोड़ सकते हैं, या बॉडी हमारी किसको तोड़ सकती है? मोनोसेकेराइड्स को। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, चाहे वो पॉलीसेकेराइड्स हो या डाइसेकेराइड्स हो, वो टूट टूट के कन्वर्ट होते हैं मोनोसेकेराइड्स में। और उसके बाद जब उन्हें तोड़ा जाता है तब एनर्जी मिलती है ना। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ये हमारी बॉडी में सिर्फ 1% पाए जाते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल जैसे ही ये बनते हैं खाने पीने से, तुरंत ही हम इनका यूज कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब अगर जो कार्बोहाइड्रेट्स बना अगर उसका इस्तेमाल नहीं हुआ तो किस में कन्वर्ट होता है? फैट में। फैट हमारे पूरे बॉडी में 15% पाए जाते हैं। कितना? 15%। फैट किसका फॉर्म है? कार्बोहाइड्रेट्स का। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला अगर हम कहेंगे C6H12O6, ग्लूकोज का सिंपलेस्ट फॉर्म का फॉर्मूला है, दोनों का सेम होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स कितनी चीजों से मिलकर बना है? 3, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, फैट अगर यूज ना हो तो यही फैट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल में, है ना। कोलेस्ट्रॉल, क्या कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए अच्छा होता है? बिल्कुल भी नहीं। कोलेस्ट्रॉल अगर हमारी ब्लड वेसल्स में जाकर के इकट्ठा हो जाएगा तो क्या करेगा? हमारे ब्लड को फ्लो होने में तकलीफ देगा। और अगर यही हार्ट के पास जाकर के, जो हार्ट की नसें होती हैं, साइनस नसें होती हैं, अगर वहां पर इकट्ठा हो जाए तो हार्ट अटैक। ठीक है, ओके। देखो, फैट के कई सारे काम होते हैं। ऐसा नहीं कि फैट सिर्फ नुकसानदायक होता है। फैट मैंने बताया था कि जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं लोग, उनको प्रोटेक्ट भी करता है, ठंड से बचाता भी है। इसलिए ठंडे प्रदेशों के लोग मोटे होते हैं, चर्बी पाई जाती है। जैसे चाइना के लोगों को देख लो, रशियंस को देख लो, ये लोग चर्बी वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें ठंड से बचने के लिए नेचर ने प्रोवाइड किया है कि इनके बॉडी में फैट रहे। इसी तरीके से वहां के जो जानवर होंगे, एनिमल्स, उनमें भी फैट पाई जाएगी। चाहे सील जो होते हैं आर्कटिक में, पोलर बियर जो पाए जाते हैं, या जो सील वॉलरस होते हैं, पेंगुइन्स होते हैं, उन लोगों का शरीर देखो, उनमें एकदम फैट भरा होता है। ठीक है, 6 पैक्स थोड़ी होते हैं उनके। हाँ, वो फैटी होते हैं, है ना। सील और ये पेंगुइन कुछ दिखता है ऐसे। हाँ, तो ये पूरा फैटी होता है। ओके, फैट किसका फॉर्म है? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। कितने परसेंट पाया जाता है बॉडी में? 15%। अब देखो, इस फैट में ना कुछ विटामिन्स होते हैं जो डिसॉल्व होते हैं।
जैसे हमारी बॉडी में जो वाटर है, वाटर के बारे में पढ़ाऊंगा थोड़ा। तो वाटर में भी कुछ विटामिन डिजोल्व होते हैं, कुछ विटामिन डिजोल्व होते हैं। वैसे ही फैट में भी कुछ विटामिन डिजोल्व होते हैं। तो कौन से विटामिन हैं जो फैट में डिजोल्व होते हैं, वो समझने से पहले हमको थोड़ा सा ये देखना होगा कि विटामिन जब बताऊंगा अभी कि ए बी सी डी ई के एच इतने विटामिन होते हैं। इनमें से जो वाटर में डिजोल्व होने वाले रहते हैं वो होते हैं WBC, यानी विटामिन बी और सी ये वाटर में डिजोल्व होते हैं। बाकी जितने भी बचे BC को निकाल दो, ADEKH ये सारे के सारे फैट में डिजोल्व हो जाते हैं। इसमें डिजोल्व हो जाते हैं फैट में, ठीक है, फैट में। अब ये जो फैट है, फैट भी दो तरीके का होता है। एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड और एक को कहते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्योंकि हमको पता है ये कार्बन से मिलकर बना होता है, तो इसमें जो कार्बन की बॉन्डिंग होती है वो सिंगल बॉन्ड होती है, ठीक है। ये ज्यादा खतरनाक नहीं होता है सैचुरेटेड फैट, इन्हें तोड़ना आसान होता है। लेकिन जो अनसैचुरेटेड होते हैं इसमें कार्बन के डबल ट्रिपल बॉन्ड बने होते हैं, ठीक है, ये ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो कभी कभी ये सुनते होंगे कि जैसे जो ऑयल होते हैं, ऑयल जिसमें समोसा तला जाता है या वड़ा पाव निकालते हैं, वड़ा निकालते हैं, तो उन्हीं ऑयल को अगर बार बार यूज करते रहते हैं तो वो अनसैचुरेटेड हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? उनमें जो कार्बन की बॉन्डिंग है वो जल कर हमको पता है कि कोई भी चीज जलती है, जैसे रोटी है, रोटी जल गया, वो जला हुआ भाग क्या रहता है? कार्बन। तो जो भी चीज जल जाती है उसमें कार्बन के जो कैरेक्टरिस्टिक है, गुणधर्म है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है, फिर उन्हें तोड़ना बहुत खतरनाक होता है। तो उन चीजों से बनने वाली चीजें भी खराब होती हैं, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है? बॉडी के लिए खराब होता है। इतना क्लियर है? ओके, देखो दो चीज याद रखना फैट को लेकर के। वैसे तो फैट पढ़ा दिया हूं, एक सैचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल और दूसरा अनसैचुरेटेड फैट का एग्जांपल। देखो जो सैचुरेटेड फैट का होता है उसमें एक एसिड पाया जाता है, उसको कहते हैं पैल्मेटिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है? PALMITIC, पैल्मेटिक एसिड। सैचुरेटेड फैट में पैल्मेटिक एसिड। और एक एसिड पाया जाता है उसको कहते हैं स्टेरिक एसिड, STEARIC, स्टेरिक एसिड, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि पैल्मेटिक एसिड कहाँ किस में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स में, फैट में, प्रोटीन्स में, विटामिन्स में, तो पैल्मेटिक एसिड फैट में पाया जाता है, ठीक है, फैट में पाया जाता है। और वैसे ही अनसैचुरेटेड फैट में पाए जाने वाले एसिड का एग्जांपल याद रखना है, तो ओलिक एसिड, ऑयल, मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, ऑयल अगर बहुत जला दिया जाए तो वो अनसैचुरेटेड हो जाता है। वैसे याद रखना अनसैचुरेटेड फैट का एग्जांपल, उसमें एसिड जो पाया जाता है उसको कहते हैं ऑयलिक एसिड और लाइनोलिक एसिड, LINOLEIC एसिड, ठीक है। लाइनोलिक एसिड, ऑलिक एसिड या लाइनोलिक एसिड, ठीक है, ऑलिक एसिड या लाइनोलिक एसिड। अनसैचुरेटेड फैट में कौन से एसिड पाए जाते हैं? ऑलिक एसिड या लाइनोलिक एसिड। वही सैचुरेटेड फैट में पैल्मेटिक एसिड। ये ज्यादा पूछता है, पैल्मेटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? फैट में, मिनरल्स में, विटामिन में या कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। ओके, फैट में घुलनशील, जो घुलनशील विटामिन है कौन कौन से है? बी और सी को छोड़ के जितने भी विटामिन है वो फैट में घुल जाते हैं। अब हम चलते हैं प्रोटीन्स की तरफ। प्रोटीन्स को हिंदी इंग्लिश में प्रोटीन कहते हैं, फैट को हिंदी में चर्बी कहते हैं, वसा या चर्बी, ठीक है। आगे चलो समझते हैं प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स को हिंदी इंग्लिश दोनों में ही क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। अब देखो प्रोटीन जो है, पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि हमें इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन
ये तीनों तो देखने को मिलेंगे ही साथ इसमें हमें नाइट्रोजन भी देखने को मिलता है। नाइट्रोजन इसीलिए ये कार्बोहाइड्रेट और फैट से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो कहेगा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। अब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि इन्हें तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा वक्त लगता है। ब्रेकिंग टाइम बहुत ज्यादा लगता है। इसीलिए जब हम डाइजेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि कुछ जो एंजाइम्स होते हैं पहले मुंह में प्रोटीन को तोड़ते हैं, फिर पेट में तोड़ते हैं, फिर छोटी आंत में तोड़ते हैं, रेप्सिन वगैरह, है ना। तो प्रोटीन सबसे लास्ट में टूटता है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी पाया जाता है। इसलिए पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजीनियस, ठीक है, नाइट्रोजन जिसमें प्रेजेंट होता है उसका एग्जाम्पल कौन है? कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है या विटामिन है? तो प्रोटीन्स में हमें नाइट्रोजन देखने को मिलता है। ये सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ये लास्ट में टूटता है। समझ में आया? ये लास्ट में टूटता है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? फंक्शन। अभी तक हमने देखा कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट थे, प्रोटीन्स थे, ये हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहे थे, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। प्रोटीन्स भी एनर्जी देता है लेकिन कम अमाउंट में। इसका मेन काम होता है बॉडी के ग्रोथ में। बॉडी ग्रोथ। अगर एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को प्रोटीन ना मिले तो उसके बॉडी का डेवलपमेंट नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है, उसमें कुछ न कुछ समस्याएं आ जाएंगी। इसलिए छोटे बच्चों के अंदर प्रोटीन की कमी ना हो, हमने ग्लैंड पढ़ा था, थाइमस ग्लैंड 15 साल की एज तक ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा प्रोटीन को बनाते रहता है ना, और 15 साल के बाद वो बनाना बंद कर देता है। ठीक है, तो प्रोटीन का काम क्या होता है? बॉडी ग्रोथ या डेवलपमेंट का। ये कितना एनर्जी देता है? जैसे सबसे अधिक एनर्जी हमको कौन दिया था अभी तक में? फैट दिया था, है ना, 9 किलो कैलोरी के आसपास, या जो कार्बोहाइड्रेट था 4.3 किलो कैलोरी के आसपास दिया था कार्बोहाइड्रेट। तो उसी तरीके से ये जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन अगर 1 ग्राम प्रोटीन टूटेगा तो ये 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी देगा। 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी 1 ग्राम में, ठीक है। 1 ग्राम प्रोटीन टूटेगा तो हमें कितनी एनर्जी देगा? 4.3 किलो कैलोरी। सबसे फास्ट एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। सबसे फास्ट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट। कितना देता है? 4.2 किलो कैलोरी। उसके बाद फैट 9.3 किलो कैलोरी। उसी तरीके से जब प्रोटीन टूटता है तब वो 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, लेकिन ये सबसे लास्ट में एनर्जी प्रोवाइड करता है। इतना क्लियर हुआ? ओके, अब देखो प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में जब मैं आरएनए पढ़ा रहा था तभी समझाया था कि प्रोटीन को बनाने के लिए हमें 20 अमीनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है। कितने? 20 अमीनो एसिड्स। इस 20 अमीनो एसिड्स में से 10 हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारी बॉडी में। कितने? 10। और 10 की रिक्वायरमेंट हमें खाने से मिलती है, फूड से, ठीक है। आरएनए याद आ रहा है? एमआरएनए, टीआरएनए, मैसेंजर, ट्रांसफर, है ना, राइबोसोम, आरएनए। तो सारे के सारे, कुछ लोग आइडेंटिफाई करने थे, कुछ लोग ट्रांसफर करते थे, कुछ लोग राइबोसोम लेकर के जाते थे राइबोसोम के पास। वो क्या करता था? प्रोटीन फैक्ट्री में प्रोटीन बनाता था। तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है। 10 हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, हमें 10 खाने से मिलता है। तो खाने से जो अमीनो एसिड्स मिलते हैं उन्हें हम आवश्यक अमीनो एसिड्स यानी इसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसेंशियल, आवश्यक अमीनो एसिड्स।
और जो बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं उन्हें हम अनावश्यक यानी नॉन इसेंशियल्स अमीनो एसिड्स कहते हैं। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। इतना समझ में आया? ओके। अब देखो, क्योंकि 10 अमीनो एसिड्स, मैं AC लिख देता हूं, अमीनो एसिड AA प्लस 10 अमीनो एसिड, ये दोनों को जोड़ करके एक प्रोटीन बनाया जाता है ना, एक प्रोटीन बनाया जाता है। तो जोड़ने की प्रक्रिया को बायोलॉजिकल टर्म में कहते हैं एनाबोलिज्म। जोड़ने को क्या कहते हैं? एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म। तो कहेगा कि प्रोटीन बनने का प्रोसेस क्या है, कौन सा प्रोसेस है, एनाबोलिज्म या कैटाबोलिज्म। देखो, जैसे हम दांत से रोटी को कूचते हैं, चावल को कूचते हैं, तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, यानी वो कट फट जाते हैं। तो काटने की प्रक्रिया प्रोसेस को हम कैटाबोलिज्म कहते हैं। लेकिन जब यही शरीर के अंदर, इनके अंदर से जो न्यूट्रिशंस हैं, अमीनो एसिड्स हैं, उन्हें निकाल करके अगर बॉडी के किसी पार्ट में ले जाकर के उन्हें जोड़ दिया जाए तो उसे हम एनाबोलिज्म कहते हैं। एनाबोलिज्म। तो प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, एनाबोलिज्म या कैटाबोलिज्म? एनाबोलिज्म। ठीक है, एनाबोलिज्म, जिसमें 20 अमीनो एसिड्स मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। समझ में आया? ओके। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि एनाबोलिज्म का कोई और एक एग्जांपल दो, एनाबोलिज्म का कोई एक और एग्जांपल दो। जैसे एक तो हो गया प्रोटीन, दूसरा फैट। फैट कैसे बनता है? कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट मिल जाए तो फैट बन जाता है। तो फैट प्रोडक्शन भी क्या है? एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं कहूं कि कैटाबोलिज्म का एग्जांपल दो, तो डाइजेशन में हम चीजों को काटते हैं, तोड़ते हैं, खाने को चबाते हैं, तो कैटाबोलिज्म है ना। रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं, सांस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब होता है, लेकिन जब वो एल्वियोली में जाता है तो एल्वियोली में ब्लड के अंदर से आता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के ब्लड तक ले जाता है, यानी पूरे एयर में से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर दिया, तोड़ के निकाल लिया, किसने? हीमोग्लोबिन में। तो रेस्पिरेशन में ब्लड से एयर से ऑक्सीजन को निकाल लेने की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया है? कैटाबोलिज्म। समझा? ओके, चलो। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो प्रोटीन है वो अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट में पाई जाती होगी। जैसे जो मसल्स होते हैं हमारे, मसल्स, इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मैंने मसल्स जब पढ़ा रहा था तभी बताया था, मायोसिन। मसल्स में पाया जाने वाला प्रोटीन मायोसिन। मिल्क यानी दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन। CASEIN, केसीन। ठीक है, केसीन। दूध में कौन सा प्रोटीन? केसीन। मसल्स में मायोसिन, दूध में केसीन। जो गेहूं होता है, व्हीट, गेहूं में ग्लूटेन। ठीक है, ग्लूटेन। इसी की वजह से जब आटा हम गूंथते हैं तो आटे में लचीलापन आता है। ठीक है, इसी ग्लूटेन की वजह से। कुछ लोगों को ग्लूटेन से प्रॉब्लम भी होती है, एलर्जिक रिएक्शन टाइप में होता है। ठीक है, तो बताओ, मसल्स में पाया जाने वाला प्रोटीन मायोसिन, दूध में पाया जाने वाला केसीन, और गेहूं में पाया जाने वाला ग्लूटेन। तो एक बात बताओ, हमको एक चीज तो पता चल गया कि हमारे शरीर में एनाबोलिज्म यानी जोड़ने से कुछ बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? एनाबोलिज्म। और काटने से, तोड़ने फोड़ने को कैटाबोलिज्म कहते हैं। जब एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों को मिला दिया जाता है तो इसी को हम कहते हैं मेटाबोलिज्म। समझ में आया? मेटाबोलिज्म। तो कई बार ये वर्ड सुनने को आता होगा कि तुम्हारा जो मेटाबोलिज्म है
ये प्रोसेस खराब हो गया है या ये प्रोसेस ठीक से काम नहीं कर रहा है, यानी तुम्हारे शरीर में या तो जो तुम खा रहे हो उसमें से जुड़ करके कुछ बन नहीं रहा है, या तुम जो चीज खा रहे हो उसे खड़े खा जा रहे हो, कूच काच के नहीं खा रहे हो, जिसकी वजह से बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो रही है, गैस बन रहा है, ठीक है, खाना पच नहीं रहा है, तो मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में से कोई भी चीज गड़बड़ हुई। अब इसी मेटाबॉलिज्म को सही तरीके से चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पानी का, समझा रहा है, पानी का। और पानी के साथ साथ हमारे शरीर में से निकलने वाले एंजाइम्स और हार्मोन्स। अब दोनों एंजाइम्स और हार्मोन्स क्या है, जैसे हम प्रोटीन पढ़ रहे हैं तो प्रोटीन कई तरीके के होते हैं, प्रोटीन्स। इसी प्रोटीन्स के दो पार्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं एंजाइम और एक को हम कहते हैं हार्मोन। इसी प्रोटीन के दो पार्ट होते हैं, कौन, एक को हम कहते हैं एंजाइम और एक को कहते हैं हम हार्मोन। ऐसा प्रोटीन जो, अच्छा बताओ, ये जो प्रोटीन है वो किसमें बन के तैयार होता होगा, ये एक मेम्ब्रेन यानी थैली में, मेम्ब्रेन यानी थैली में बन करके तैयार होता है और उससे निकलता है हमारे बॉडी के अलग अलग सेक्शन में। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो हमारे ब्लड में नहीं मिलते हैं, तो जो ब्लड में नहीं मिलते हैं उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं एंजाइम, ठीक है, ये ब्लड में नहीं मिलते हैं। जैसे कि हमारे कुक जो लार है, लार में कई सारे एंजाइम्स निकलते हैं, टाइलिन, म्यूलिन, है ना, डाइस्टेज, ये सारे के सारे क्या ब्लड में मिलते हैं। जब हम थूकते हैं तो मुंह से ब्लड आता है, नहीं आता है, लेकिन हमारे थूक में, हमारे लार में एंजाइम्स तो पाए जाते हैं, यानी वो एक तरीके के प्रोटीन्स हैं जो ब्लड में नहीं मिल रहे हैं, इसलिए उन्हें हम क्या नाम देते हैं, एंजाइम्स। लेकिन ऐसे प्रोटीन्स जो हमारे ब्लड में मिल जाएं उन्हें हम कहेंगे हार्मोन। इसमें मिल जाए ब्लड में। हालांकि जब मैं एंजाइम और हार्मोन्स पढ़ा रहा था तो भी बताया था, कई बार इसके बारे में डिस्कस किया हुआ हूं, है ना। तो जैसे मैं कहूं कि टेस्टोस्टेरोन, ये क्या है, एंजाइम है या हार्मोन है, ये हार्मोन है, ठीक है, हार्मोन है। क्यों, क्योंकि ये हमारे ब्लड में मिलता है, ब्लड में मिलने की वजह से बॉडी का डेवलपमेंट, ग्रोथ, आवाज का भारीपन, है ना, ये सब चीजें दिखाई देती है। तो जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन प्रोटीन, ये बहुत कम अमाउंट में रिलीज होते हैं, लेकिन जो एंजाइम्स होते हैं ये अधिक अमाउंट में रिलीज होते हैं। अगर एंजाइम 10 ग्राम रिलीज हो रहा है तो हार्मोन का 1 ग्राम ही काफी है पूरे बॉडी के लिए, समझा। ओके, तो प्रोटीन कितने टाइप के, तो कौन कौन से, एंजाइम और हार्मोन। एंजाइम ये कौन सा प्रोटीन होता है जो ब्लड में नहीं मिलता है, और हार्मोन ये कौन सा प्रोटीन होता है जो ब्लड में मिल जाता है, ब्लड में मिल जाता है, ठीक है। चलो बताओ, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हमने पढ़ा फैट, और तीसरा हमने पढ़ा प्रोटीन, प्रोटीन्स। अगर मैं पूछूं कि इन तीनों में से सबसे अधिक एनर्जी कौन देता है, एनर्जी मैक्सिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम, वो कैसे पता चलेगा। हमको पता है सबसे अधिक एनर्जी देता है फैट के बाद आएगा प्रोटीन, और प्रोटीन के बाद आएगा कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। बताओ फैट कितना देता है, 9.3 किलो कैलोरी, 9.3 किलो कैलोरी, प्रोटीन 4.3 किलो कैलोरी, और कार्बोहाइड्रेट 4.2 किलो कैलोरी, 4.2 किलो कैलोरी। तो ऐसे भी तो पूछ सकता है कि एनर्जी के अकॉर्डिंग हाई टू लो या लो टू हाई, इन्हें सीक्वेंस में लगाओ, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो फैट से सबसे अधिक एनर्जी मिलती है, उसके बाद प्रोटीन से, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से।
लेकिन कहेगा कि सबसे फास्ट एनर्जी किससे मिलता है, बहुत तेजी से जल्दी से एनर्जी, फास्ट एनर्जी टू स्लो एनर्जी। अगर फास्ट से स्लो की तरफ हमें अरेंज करना रहेगा तो सबसे फास्ट मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से, उसके बाद मिलेगा फैट से, और सबसे लास्ट में मिलेगा प्रोटीन से, प्रोटीन से। समझ में आया? प्रोटीन से। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स के बारे में कहीं कोई दिक्कत? प्रोटीन का काम क्या होता है? बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करना, बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करना। ठीक है, बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करना। इतना क्लियर है? ओके, ठीक है। अब चलो, हमने देख लिया इसमें से, हमने प्रोटीन देख लिया यहाँ। ठीक है, अब हम वाटर के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर विटामिन की तरफ चलेंगे। ठीक है, पहले पानी। पानी के बारे में ज्यादा क्या ही समझना है, तो बताओ हमारे शरीर में कितने परसेंट पानी पाया जाता है? अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर यानी पानी, देखो हमारे शरीर में लगभग 65 से 70%, 65 से 70% वाटर पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। अगर हमारे सेल के अंदर 1% वाटर की कमी होती है तो हमें प्यास लगता है, और अगर यही 10% की कमी हो जाए सेल के अंदर तो आदमी मर जाएगा। समझ में आई? आदमी की मौत हो जाएगी अगर सेल के अंदर 10% पानी की कमी हो गई। समझ में आया? अच्छा, पानी का काम क्या होता है? तो पानी हमारे शरीर में दो चीजों में बहुत हेल्प करता है। एक तो हमारे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में। अब मेटाबॉलिज्म ये वर्ड नया नहीं लग रहा है ना, मेटाबॉलिज्म मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। ठीक है, यानी जो एनाबॉलिक प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, उन्हें मेंटेन करने में हेल्प करता है। जैसे खाना खाते वक्त अगर पानी ना दिया जाए तो क्या खाना खा पाएंगे? अरे मतलब 2-4 दिन तक खाना खाते रहो, खाना खाते रहो, पानी ही मत पियो, तो कोई भी जो खाना खाया हुआ है वो डाइजेस्ट होकर के उसके मिनरल्स, उसके जो जूसेस हैं वो बन पाएंगे प्रॉपरली? नहीं बन पाएंगे। तो पानी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में बहुत हेल्प करता है। दूसरी चीज, पानी हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जैसे गर्मी के महीने में अगर बहुत अधिक गर्मी लगने लगे तो बॉडी क्या करता है? शरीर से पसीना निकाल देता है, और जैसे पसीना निकलता है तो बॉडी का टेम्परेचर अपने लेवल पर आ जाता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है। उसी तरीके से ठंड के महीने में क्या होता है? पसीना तो निकलता नहीं है, तो वो यूरिन के जरिए टेम्परेचर को मेंटेन करता है। समझा? तो पानी का दो काम, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन करना, और दूसरा बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना। क्लियर हुआ? ओके, बताओ अगर मैं कहूं कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन्स, विटामिन्स डिजोल्व्ड, डिजोल्व्ड इन वाटर, कौन कौन से हैं? तो अभी फैट के टाइम में बताया था, उसका ट्रिक क्या है? WBC होता ना, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो WBC से, W से याद रखना वाटर, वाटर, और BC में विटामिन बी, विटामिन सी। ये दोनों ही क्या है? विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। बाकी विटामिन को डिसॉल्व होने के लिए फैट की जरूरत पड़ती है। तो ADEKH, ये सारे विटामिन को डिसॉल्व करने के लिए हमें फैट की जरूरत पड़ती है, फैट की जरूरत पड़ती है। समझ में आ गया इतना? तो बताओ, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और वाटर में कहीं कोई दिक्कत नहीं? चलो, अब हम शुरू करते हैं विटामिन के बारे में। ठीक है, विटामिन, विटामिन, मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूं,
विटामिन, ठीक है, विटामिन। देखो पहली बात तो विटामिन का काम क्या होता है, क्या करते हैं। तो विटामिन जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाते हैं, हमारे बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं उनसे लड़ने का काम करते हैं, है ना। अलग अलग अगर विटामिन की कमी होती है तो कई तरीके के डिजीज होने लगते हैं हमको, ठीक है। तो विटामिन हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करती है। किसका काम करती है, प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्शन का। विटामिन की खोज किसने करी थी, तो फंक नामक साइंटिस्ट ने। डिस्कवरी किसने करी थी, फंक, ठीक है। फंक, फंक याद रखो, इससे याद रहेगा, फंक, फंक। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं पानी के बारे में एक चीज बताना पूछना भूल गया, पानी क्या है, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। हालांकि ये केमिस्ट्री का टॉपिक है लेकिन कभी कोई पूछता है, पानी ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। देखो ऑर्गेनिक हम उन्हें कहते हैं जिसके अंदर कार्बन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट में कार्बन है, बिल्कुल है। फैट में कार्बन है, बिल्कुल है। प्रोटीन में कार्बन है, बिल्कुल है। लेकिन पानी में कहीं कार्बन देखने को मिलता है, इसका फॉर्मूला क्या है, H2O। इसमें कार्बन दिख रहा है, नहीं। तो पानी में कार्बन न होने की वजह से इसे हम इनऑर्गेनिक कहते हैं, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, समझ में आया? ये याद रखना, ठीक है। इधर आओ, विटामिन, विटामिन का काम बॉडी का प्रोटेक्शन करना। किसने खोज करी थी, फंक नामक साइंटिस्ट ने, फंक नामक साइंटिस्ट ने। इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर कैसा, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। तो विटामिन ऑर्गेनिक होते हैं, इनमें कार्बन पाया जाता है, ऑर्गेनिक, ठीक है। इसका नेचर कैसा है, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। कितने टाइप्स के विटामिन होते हैं, टाइप्स तो देखो, ए, बी, सी, डी, ई, एच और के, ठीक है। इतने टाइप्स के विटामिन होते हैं। हालांकि जो बी है, बी में भी B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B11, B12 ये होते हैं। यानी ये पूरी तरीके से बी जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, इसलिए उसे बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। अभी सबके बारे में पढ़ेंगे हम, समझे। तो पहले कितने टाइप के हमें पढ़ने हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एच और के। और इनकी कमी से जो डिजीज वगैरह होगा हम उसको डिजीज में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इन विटामिन के जो साइंटिफिक नेम है उन्हें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज्यादातर पूछता है, ठीक है। चलो तो देखो विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है उसे कहते हैं रेटिनॉल। क्या कहते हैं, रेटिनॉल। पहले हम सारे साइंटिफिक नेम याद रखेंगे, करेंगे, उसके बाद दूसरे के बारे में पढ़ेंगे, इनके जो अंदर डिटेलिंग पढ़नी है, ठीक है। विटामिन ए, रेटिनॉल। विटामिन बी, अब देखो बी का कोई एक नाम तो है नहीं, B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, B5 है, B6, 7, 8, 8 नहीं होता, 9 होता है, 11 और 12 होता है, ठीक है। तो B1 को ही हम कहते हैं थायमीन, थायमीन। तो अभी याद रखो, अभी B1, B2, B3 के बारे में समझाऊंगा सब, ठीक है। तो विटामिन ए, रेटिनॉल। विटामिन बी, थायमीन। विटामिन ए, रेटिनॉल। विटामिन बी, थायमीन। विटामिन बी, थायमीन। ए, रेटिनॉल। बी, थायमीन। विटामिन सी, स्कर्बिक। विटामिन सी, स्कर्बिक, ठीक है, स्कर्बिक। विटामिन सी, स्कर्बिक, सी, सी। विटामिन सी, स्कर्बिक। विटामिन सी, स्कर्बिक। विटामिन सी, स्कर्बिक। विटामिन सी, स्कर्बिक। विटामिन डी, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ए, रेटिनॉल, ए, रेटिनॉल। बी, थायमीन, बी, थायमीन। सी, स्कर्बिक, सी, स्कर्बिक। डी, कैल्सीफेरॉल, डी, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई, ई, टेकोफेरॉल, ई, टेकोफेरॉल, ई, टेकोफेरॉल, ई, टेकोफेरॉल, ई,
टेकोफेरॉल, ई टेकोफेरॉल, और के फिलोक्विनोन, विटामिन के फिलोक्विनोन, विटामिन के फिलोक्विनोन, विटामिन के फिलोक्विनोन, ठीक है, विटामिन के फिलोक्विनोन, विटामिन के फिलोक्विनोन। पहले बताओ, ए रेटिनॉल, बी थायमीन, सी स्कर्बिक, डी कैल्सीफेरॉल, ई टेकोफेरॉल, के फिलोक्विनोन, वी से याद रखना, वी के, ठीक है, के फिलोक्विनोन, डी कैल्सीफेरॉल, डी में कैल्शियम, देखो विटामिन डी की कमी से हो जाता है हड्डियों में जो है रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, ठीक है, तो कैल्शियम की मात्रा घट जाती है, जिसकी वजह से याद रखना विटामिन डी कैल्शियम पाया जाता है, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी स्कर्वी रोग हो जाता है इसकी कमी से, अभी समझाऊंगा, स्कर्विक, ठीक है, स्कर्विक, विटामिन सी को स्कर्विक, विटामिन सी को स्कर्विक, ठीक है, विटामिन सी को स्कर्विक, विटामिन सी को स्कर्विक। अच्छा, अब विटामिन बी में 2-3 के नाम याद रखने हैं, जैसे विटामिन, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, विटामिन बी, देखो बी में B1, B2, B3, कम से कम ये तीनों के नाम याद रखने हैं, ठीक है, वैसे तो B1, B2, B3, B4, 5, 6, फिर 9 और 12 होता है, जिसको पूरा मिला करके बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, लेकिन मेनली पहले 3 के नाम पूछता है, तो पहले B1 को ही कहते हैं थायमीन, क्या कहते हैं, थायमीन, ठीक है, B1 को थायमीन, B2 को राइबोफ्लाविन, राइबोफ्लाविन, और B3 को नियासिन, ये 3 नाम याद रखना, B1 को थायमीन, B2 को राइबोफ्लाविन, और B3 को नियासिन, B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लाविन, B3 नियासिन। चलो वापस से, पहले ये नाम, साइंटिफिक नाम याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी में से पूछता है वो। ए को रेटिनॉल, ए से आर, रेटिना से याद रखना, रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल, बी थायमीन, B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लाविन, B3 नियासिन, सी स्कर्विक, डी में कैल्शियम, कैल्सीफेरॉल, ई टेकोफेरॉल, के फिलोक्विनोन, इतना क्लियर हुआ? ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो, साइंटिफिक नेम याद हुए क्या, पहले बताओ फटाफट। विटामिन का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करने का हमारी बॉडी में, अगर विटामिन की कमी होगी तो अलग अलग डिजीज होंगे, अभी मैं उन डिजीज के बारे में समझाऊंगा। डिस्कवरी किसने करी थी, फंक नामक साइंटिस्ट ने। नेचर क्या है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक है, ठीक है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल, रेटिना से विटामिन बी थायमीन, B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लाविन और B3 नियासिन, B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लाविन और B3 नियासिन। विटामिन सी स्कर्बिक, डी कैल्सीफेरॉल, ई टेकोफेरॉल और के फिलोक्विनोन, देखो इनके बारे में जो डिटेल स्टडी करनी है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।